मेरी गुड इवनिंग। आप लोग की यूनिवर्सिटी 3 दिन के लिए बंद हो गई है ना? यस मैम। तो 3 दिन में हम लोग जो है क्लासेस लेकर के इसको कंप्लीट करेंगे, अपना जो भी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में जो भी अपना सिलेबस है। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने देखा था, मैंने आप लोगों को बताया था, वी डिस्कस्ड अबाउट सेक्शन 8। ठीक है, और सेक्शन 8 में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी? सेक्शन 8 में हमने देखा कि मोटिव, प्रिपरेशन और क्या है, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट बोथ टाइप्स ऑफ कंडक्ट्स। और इसका जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2, स्टेटमेंट अकम्पनिंग द कंडक्ट, पहली चीज। एंड द सेकंड वो क्या था कि somebody is making a statement which is affecting the conduct of somebody else. But in all respect, whenever we are going to discuss anything, relevancy of anything which is related with conduct, that will always lie under section 8 of the Indian Evidence Act. आज हम लोग देखेंगे section 9, which is an extremely important section. And I told you earlier also, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है ना? I'm your audible. हाँ, तो आज हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि एक्सप्लेनेशन एंड इंट्रोडक्ट, यानी एक्सप्लेनेटरी एंड इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स। एक्सप्लेनेटरी एंड इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स का क्या मतलब होता है? एक्सप्लेनेटरी एंड इंट्रोडक्टरी फैक्ट का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इन सेक्शन 8 वॉट एवर यू आर गोइंग टू express through your conduct, and sometimes maybe with your statement also. So whatever you have to explain about your conduct, in all that respect, section 9 of Indian Evidence Act is applicable. So section 9 of the Indian Evidence Act जो है ये काफी ब्रॉड है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो फंडामेंटल जो आपका शब्द है ना, वो है क्यों। यानी 8 का जितना भी एक्सप्लेनेशन आएगा वो सारा का सारा आपका सेक्शन 9 में जाता है। जहां पे आप किसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे वो सेक्शन 9 में जाएगा। और एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है अ कंसर्न पर्सन इज गोइंग टू आस्क व्हाई। जैसे आप क्यों भागे थे, आप क्यों चुप थे, आपने क्यों ऐसे किया था, आपने क्यों ऐसे किया था। तो ये जो क्यों का जहां जहां पे आप एक्सप्लेनेशन करते हो उस हर जगह पे सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है। सो वी विल रीड व्हाट सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट। सेक्शन 9 क्या कहता है? फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। पूरा का पूरा जो आपका रेलेवेंसी वाला चैप्टर है ना, ये फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में बात करता है। तो रेलेवेंट फैक्ट वो होता है जो किसी न किसी तरीके से फैक्ट्स इन इशू से रिलेटेड होता है और उसके बारे में कोई ना कोई इन्फ्रेंस जो है वो क्रिएट करता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, फैक्ट्स नेसेसिटी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, ये दो चीज हर सेक्शन में आएगी, फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। और which support or rebut an inference suggested by a fact in issue or relevant fact, or which establish the identity of anything or person whose identity is relevant, or fix the time or place at which any fact in issue or relevant fact had happened, or which show the relation of parties by whom any such fact was transacted, are relevant in so far as they are necessary for the purpose. अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि फैक्ट्स, इसमें कौन कौन सी चीजें रेलेवेंट हैं। इसमें दो चीजें पहले इंपॉर्टेंट हैं। एक जो किसी चीज को एक्सप्लेन करती है वो फैक्ट, दूसरा जो किसी चीज को इंट्रोड्यूस करती है। किसी चीज मतलब फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट को या तो इंट्रोड्यूस करती है या एक्सप्लेन करती है या फिर क्या करती है, सपोर्ट करती है या रिबट करती है। सपोर्ट करती है या रिबट करती है का मतलब क्या हुआ
कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, इसको सपोर्ट कर रही है, या अदरवाइज रिबट कर रही है कि नहीं ये एग्जिस्ट नहीं करती। एक्सप्लेन हम इसको बाद में करेंगे। तो क्या करती है, एक्सप्लेन करती है, इंट्रोड्यूस करती है, सपोर्ट करती है या रिबट करती है, an inference suggested by a fact in issue or relevant fact, or which establishes the identity of anything or person। नेक्स्ट क्या करती है, आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करती है। किसकी आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करती है, किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की। किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करती है या किसी वस्तु की आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करती है, या क्या और एनीथिंग और एनी पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रेलेवेंट और फिक्स द टाइम और प्लेस। नेक्स्ट चीज क्या करती है, फिक्स करती है किस चीज को, टाइम को, और किस चीज को, प्लेस को, एट विच एनी फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट हैपेंड, और विच शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज बाय whom any such fact was transacted are relevant in so far as they are necessary for that purpose। तो इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, इसमें मेन क्या क्या चीजें आएंगी। फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज जो उसको इंट्रोड्यूस करती है, उसको एक्सप्लेन करती है, इंट्रोड्यूस करती है, एक्सप्लेन करती है, सपोर्ट करती है या रिबट करती है जिस इन्फरेंस को हम ड्रॉ कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग। फिर क्या करती है, स्टैब्लिश करती है किस चीज को, आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन, किसी व्यक्ति या वस्तु की आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करती है। या फिर क्या करती है, फैक्ट्स विच फिक्स द टाइम एंड प्लेस, जो जगह और समय बताता है किसी चीज के बारे में। और क्या करती है, फैक्ट्स विच शोज द रिलेशन ऑफ द पार्टी, जो पार्टीज के बीच के संबंध को एक्सप्लेन करती है। ये सारी की सारी चीजें आपकी सेक्शन 9 में आती हैं। अब हम इसको थोड़ा देखेंगे कि इसमें क्या जो चीजें आती हैं उसमें उसको हम कैसे अंडरस्टूड करेंगे, या फिर उसको उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो क्या होगा। तो इसका पहला आप देखिए, जो इसका फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, फर्स्ट इलस्ट्रेशन इसका क्या कहता है, द क्वेश्चन इज वेदर a given document is the will of A, the state of his property and of his family at the date of the alleged will may be a relevant fact। अब इसमें एक चीज आप याद रखिए, इसको मैंने एक ऐसा ही सिमिलर एग्जांपल एक बार आपको और दिया था, और उसमें क्या था कि क्या ये विल ए की विल है। तो उसमें क्या बताया गया कि ए जो है वकीलों से और बाकी लोगों से इस चीज के बारे में पूछताछ करता था कि विल को कैसे लिखा जाता है। तो वहां पे किस तरीके से रेलेवेंट थी, वो रेलेवेंट थी एज अ प्रिपरेशन। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो अपनी विल को बनाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे सिमिलर एक्सप्लेनेशन है, क्या कह रहा है, द क्वेश्चन इज वेदर ए गिवन डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए, द स्टेट ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड ऑफ हिज फैमिली एट द डेट ऑफ द एलिज्ड विल मे बी रेलेवेंट फैक्ट। अब उसकी विल है कि नहीं, उसने विल बनाई कि नहीं, वो विल बनाना चाहता था, वो तैयारी कर रहा था, वो 8 में जाएगा। क्या ये विल जो है ये ए की विल है कि नहीं है, इसमें क्या चीज आएगा, द कंटेंट ऑफ द विल। कंटेंट ऑफ द विल का मतलब क्या होता है, ऐसे मान लो मैंने अपनी विल बनाई, तो मुझे मालूम है कि मेरे पास कौन सी मूवेबल कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे सिचुएटेड है, क्या चीज मुझे किसको देनी है। जैसे आप कई बार देखेंगे ना कि हमें विल को लेकर के जब कोई भी कंफ्यूजन की, जैसे मान लीजिए किसी माँ बाप के 3 या 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, और उन्होंने क्या किया, सारी प्रॉपर्टी किसी एक के नाम कर दी। और जब सारी प्रॉपर्टी किसी एक के नाम करी तो वो किसके नाम है, जिसके साथ वो रह रहे थे। अब इशू क्या होता है, जो बाकी 2 बच्चे हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इन्होंने सारी प्रॉपर्टी उनको दे दी और हमें नहीं दी। तो उस स्थिति में आप क्या करते हो, आप विल को क्वेश्चन कर सकते हो। जब विल को क्वेश्चन किया जाता है तो विल को क्वेश्चन करने के कई रीजन होते हैं। पहला रीजन है, क्या ये विल वाकई में एक ही विल है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि विल तो ये एक ही है, लेकिन विल जो लिखी है इन्हें वो किसी कोर्शन या प्रेशर में जाकर के लिखी थी। अब क्या कोर्शन और प्रेशर था, विल में डिस्क्राइब की गई है, क्या वाकई में वो एक ही प्रॉपर्टी थी। ये जो आपका इंट्रोडक्टरी फैक्ट है, जो एक्सप्लेनेटरी फैक्ट है, वो ये बताता है, पहले तो एडवोकेट से डिस्कस कर रहा था, बाकी लोगों से पूछताछ कर रहा था, ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा प्रिपरेशन में। दूसरा कहाँ पे जाएगा कि प्रॉपर्टी की क्या स्थिति उसने अपनी विल में बताई है,
ये उसका इंट्रोडक्टरी फैक्ट होगा। इंट्रोडक्शन मतलब आप जानते हो ना, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है जब आप किसी चीज के बारे में कोई चीज लिखते हो ना, तो एक उसका बैकग्राउंड बताते हो, उसको इंट्रोड्यूस करते हो कि ये क्या है। तो जो इंट्रोडक्शन जाएगा ना कि विल में क्या प्रॉपर्टी के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जैसे मान लीजिए मेरी विल अगर कोई और बताता है और मेरे पास 10 प्रॉपर्टी है पर मेरी विल में सिर्फ 3 प्रॉपर्टी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी विल बनाऊंगी, 3 प्रॉपर्टी लिखूंगी और 7 प्रॉपर्टी को मेंशन नहीं करूंगी। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि जिसने विल बनाई उसको पता ही नहीं था कि एक्चुअल मेरी 7 प्रॉपर्टीज और हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी फैक्ट क्या, इंट्रोडक्टरी फैक्ट इसमें क्या होगा, इंट्रोडक्टरी फैक्ट इसमें ये है जो विल में वो प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन दे रहा है ना, वो जो है वो इंट्रोडक्टरी फैक्ट है, वो एक इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी है। और इसलिए वो रेलेवेंट कहाँ होगा, बिकॉज इंट्रोडक्टरी एंड एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स आर रेलेवेंट अंडर सेक्शन 9। तो ये जो इलस्ट्रेशन है ये किसकी रेलेवेंसी के बारे में बताएगा, इट विल टॉक अबाउट द रेलेवेंसी ऑफ सेक्शन 9। दूसरा क्या कह रहा है ये कि A sues B for the libel imputing disgraceful conduct to A. B affirms that the matter alleged to be libelous is true. The position and relation of the parties at the time when the libel was published may be relevant fact as introductory to the fact in issue. The participation of a dispute between A and B about a matter unconnected with the alleged libel are irrelevant, though the fact that there was a dispute may be relevant if it affected the relationship between A and B. कोई ए ने क्या किया है, सू किया बी के ऊपर, क्या किस चीज के लिए, लेबल के लिए। अब इंपॉर्टेंट इसमें चीज क्या है, देखिए जब किसी ने किसी का मानहानि जिसको आप बोलते हो अगर वो करी है, ठीक है, स्लेंडर हो या लिबल हो, जो भी करी है, तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि दोनों के बीच में किस तरीके के रिलेशनशिप है, दोनों के बीच में किस तरीके के रिलेशनशिप है। मान लो पहले बहुत अच्छा था, बाद में खराब हुआ, वो कौन सी चीज थी जिसने उस रिलेशनशिप को खराब किया। अगर बी आज ए के बारे में बुरा बोल रहा है, तो पहले अगर बी और ए के रिलेशनशिप अच्छे थे तो बी ने कभी भी ए की बुराई नहीं करी। आज अगर बुरा कर रहा है तो वो बुरा बोल रहा है, तो वो कौन से कॉज थे जिसने कि उनके बीच में एक बिटरनेस को क्रिएट किया है। उस बिटरनेस का क्या कॉन्सिक्वेंस ये है कि ए जो है वो बी के बारे में जो बोल रहा है वो उसका कॉज है। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि जो ए बी के बारे में बोल रहा है वो सच है या सच नहीं है। तो इसमें दो चीज आप याद रखना, पहली चीज में दोनों लगेंगे, इसमें इंट्रोडक्टरी फैक्ट भी लगेगा और एक्सप्लेनेटरी फैक्ट भी लगेगा। इंट्रोडक्टरी कैसे लगेगा, दोनों के बीच के रिलेशनशिप कैसे थे, ये आपका बैकग्राउंड पूरा आएगा कि अच्छा, जैसे आप लोगों ने देखा है ना, जब पुलिस इंट्रोगेट करती है तो पूछती है कि अच्छा आपके रिलेशन, इन दोनों के रिलेशनशिप कैसे थे। अच्छा रिलेशनशिप अच्छे थे तो फिर अचानक कैसे, क्यों ऐसा हो गया कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्यों खराब हुए, तो क्या रिलेशनशिप खराब होने के कारण ये चीज हुई है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था कि एक लेडी है, वो बहुत अच्छी तैराक है लेकिन स्विमिंग पूल में मरी हुई पाई जाती है। तो कोई अच्छा तैराक स्विमिंग पूल में मर नहीं सकता, अगर वो मरा हुआ है पाया गया है तो इसका मतलब है कि हो सकता है उसको मारा गया है। तो कौन मारेगा, मोटिव किसके पास होगा, अपॉर्चुनिटी किसके पास होगी, और ये जिसके पास अपॉर्चुनिटी है उसने मारने के बारे में प्लान क्यों किया होगा। तो ये जो क्यों आता है ना कि क्यों किया होगा, इसका मतलब आप बैकग्राउंड में जाते हो, और बैकग्राउंड में जाने का मतलब कि पिछले वो कौन से फैक्ट हैं जो इस प्रेजेंट फैक्ट इन इशू को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप किस तरीके का था, क्यों जो है, क्या रीजन था जिसके कारण उनके बीच एक बिटरनेस क्रिएट हुई, और क्या बिटरनेस क्रिएट होने के कारण ही ए ने बी के बारे में ये बोला, और जो बोला है वो सही है या गलत है। क्योंकि मान लीजिए आपने किसी को बोला कि ए जो है वो चोर है और वो एक्चुअल में चोर है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, या उसके बारे में कोई और आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया जो कि उसकी रिप्यूट के एंटी है, लेकिन एक्चुअल में उसकी रिप्यूट है ही नहीं क्योंकि उसका कैरेक्टर ही ऑब्जेक्शनेबल है। तो एक होता है किसी के कोई बुरा है उसके बारे में बुरा बोलना, एक होता है जिसको सब लोग अच्छा बोल रहे हैं उसको टारगेट करके उसके बारे में बुरा बोलना विदाउट हैविंग एनी सब्सटेंशियल ग्राउंड। तो इसमें आप याद रखिएगा ये जो आपका सेकंड एग्जाम्पल है ना, इंट्रोडक्टरी और एक्सप्लेनेटरी दोनों को, क्योंकि जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना आज, वो पास्ट का जो आपका फैक्ट है उसकी एनालिसिस की बेसिस पे कर रहे हो। तो पास्ट के जो फैक्ट हैं वो इंट्रोडक्टरी होंगे, और आज आपने जो कंडक्ट किया ये क्यों किया ये एक्सप्लेनेटरी होगा, और तब आपका जा करके सेक्शन 9 लगेगा, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस भी कर रहा है, दोनों पार्टीज के रिलेशनशिप को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये कर रहा है कि उनके बीच में अच्छा रिलेशनशिप था या कैसा रिलेशनशिप था, खराब हुआ तो क्यों खराब हुआ। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है ना, ये इंट्रोडक्टरी और एक्सप्लेनेटरी
बी वाला जो है ये दोनों की कैटेगरी में आएगा और यहाँ पे लगेगा आपका सेक्शन 9। फिर आपका आता है A is accused of a crime. The fact that soon after the commission of the crime, A absconded from his house. मैंने आपको बोला था कि कोई भी चीज जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड होती है वो हमेशा कंडक्ट की कैटेगरी में आएगी, और जब वो कंडक्ट की कैटेगरी में आएगी तो आपका कौन सा सेक्शन लगेगा? सेक्शन 8। तो क्या है इसमें? द फैक्ट दैट सून आफ्टर द अपराध हुआ और ए क्या किया? ए भाग गया, absconded from his house is relevant under section 8 as conduct subsequent to and affected by fact in issue. इश्यू क्या आया कि एक अपराध हुआ, क्या ये अपराध किसने किया है, या क्या ये अपराध ए ने ही किया है, और ए जो है वो वहां से भाग गया। फिर क्या कहता है? द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन ही लेफ्ट होम ही हैड सडन एंड अर्जेंट बिजनेस at the place to which he went is relevant as tending to explain the fact that he left home suddenly. अब उसने क्या किया? कोई घटना हुई, उसने अपना घर छोड़ दिया, घटना हुई वो घर छोड़ा। घर छोड़ने का दो रीजन हो सकता है। पहला तो है कि वो सस्पिशियस है, घर को छोड़ करके abscond करना जस्ट आफ्टर द क्राइम। तो पहला तो ये हो गया कंडक्ट। अब सवाल ये उठता है कि उसने ये बिहेवियर क्यों किया। जब क्यों की बात आती है ना, देन ही विल हैव टू एक्सप्लेन। मान लीजिए पकड़ा गया, उससे पूछा गया कि तुम क्यों भागे थे, उसने बोला कि मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया था। अर्जेंट में क्या है? मान लीजिए उसने बोला कि अरे मेरे पास फोन आया कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, मैं उसको लेकर के हॉस्पिटल गया था। दिस इज अ फैक्ट व्हिच कैन बी फर्दर वेरीफाइड आल्सो। सो कंडक्ट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8, बट हियर he is going to explain the reason of leaving the place at that particular point of time. So if he is able to give a proper explanation in his favor, or whatever explanation he is going to give, that is not justified to explain the reason of leaving the place suddenly, यानी ये explanation उसके फेवर में भी जा सकता है, एक्सप्लेनेशन हो सकता है उसके फेवर में ना भी जाए, डिपेंड करता है कि वो एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन वो दे रहा है ना, ये क्या करता है? ये सपोर्ट और रिबट करता है। किस चीज को? फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट। जैसे इसने बोला कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और मैं हॉस्पिटल उसको देखने गया था, और ये फैक्ट वहां पे मान लीजिए एंट्री रजिस्टर में हॉस्पिटल में इसकी एंट्री है, आपको पता है कई बार एंट्री कराते हैं। तो ये क्या हो गया? ये एक्सप्लेनेशन कि उसने वो जगह उस समय क्यों छोड़ी थी, ये जस्टिफाई हो गया। तो ये जो फैक्ट इन इश्यू था ना कि कहीं ए ही तो नहीं है, इसका ये रिबटल है कि नहीं ए नहीं है, क्योंकि ए अपने दोस्त को हॉस्पिटल में देखने गया था और उसने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि वहां जाने का रीजन क्या था। लेकिन मान लीजिए वो ट्रेन में पकड़ा गया, गंदे कपड़े पहना हुआ है, विदाउट टिकट है, अच्छे घर का है, ऐसी स्थिति नहीं कि ट्रेन का टिकट नहीं खरीद सकता, और उसने एक्सप्लेन वो नहीं कर पा रहा है कि वो बिना टिकट के ट्रेन में क्यों चढ़ा या इतने दिन से एक ही कपड़ों में क्यों घूम रहा है। तो वहां पे जो कंडक्ट था भागने का, उसको यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि वो सपोर्ट में जा रहा है इस चीज के कि एक्चुअल में वही गिल्टी है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, क्या करता है? ये सपोर्ट करता है या रिबट करता है। मैंने आपको दोनों का एग्जांपल दिया, सपोर्ट भी कर सकता है और रिबट भी कर सकता है, और दोनों स्थितियों में रेलेवेंट कहाँ पे होगा? इट विल बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 9। फिर क्या कहता है? द डिटेल्स ऑफ द business on which he left are not relevant। अच्छा सही, वही एग्जाम्पल है ना। he left home suddenly, the details of the business on which he left are not relevant except in so far as they are necessary to show that the business was sudden and urgent। इस समय उसको क्या प्रूफ करना है? इस समय उसको सिर्फ अर्जेंसी प्रूफ करनी है कि उसका जाना जरूरी था, बिकॉज दिस वॉज समथिंग विच वॉज अर्जेंट। तो ये आपका एक्सप्लेनेटरी फैक्ट है। एक्सप्लेनेटरी फैक्ट जो क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है या रिबट कर रहा है किस चीज को? फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को। सो दैट इज गोइंग टू बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 9। फिर आता है A's use B for inducing C to break a contract made by him with A. C on leaving A's service says to A, I am leaving you because B has made me a better offer. This statement is a relevant fact as explanatory of C's conduct, which is relevant as a fact in issue. A जो है, A ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ए ने जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट, ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था, उस एक कॉन्ट्रैक्ट को मान लीजिए किसी एक ने ब्रीच कर दिया।
अब ब्रीच उसने किया, उसने बोला कि इन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस लगाया कि नहीं, हम तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करेंगे, हम उसके साथ करेंगे। अब ये हुआ कि तुमने उसके साथ बिजनेस किया कि नहीं, तो उसने क्या, वो क्या कह रहा है कि उसने मुझे बेटर ऑफर दिया था। तो बेटर ऑफर दे करके आप अपने ब्रीच को जस्टिफाई करो। सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन योर कंडक्ट। क्यों ब्रीच किया था आपने, कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ा। मान लीजिए मैटर कोर्ट में गया, सिविल कोर्ट में, पूछा गया कि डैमेजेस की बात आ रही, पूछा गया कि आपने क्यों तोड़ा। तो मान लीजिए आप बहुत सारे रीजन देते हो। ऐसे एक रीजन होता है कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में एग्जिट का ऑप्शन है, हम में से कोई भी एक पार्टी एग्जिट कर सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, आप कह रहे हो कि मेरे पास बेटर अपॉर्चुनिटी थी और इसके कारण से मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, क्योंकि जो पैसा ये हमें दे रहे थे इससे ज्यादा बेटर पैसा हमें कोई और दे रहा है, या मेरे पास बेटर ऑफर है। तो ये क्या कर रहे हो आप, एक्सप्लेनेटरी फैक्ट, आप एक्सप्लेन कर रहे हो किस चीज को, अपने कंडक्ट को या अपने बिहेवियर को। फिर क्या कह रहा है, A is accused of theft is seen to given the stolen property to B, who is seen to give it to A's wife. B says as he delivers it, A says you are to hide this. B's statement is relevant as explanatory of a fact which is part of the transaction. A accused of that. A के ऊपर क्या accusation है कि ये ने चोरी करी है। फिर क्या हुआ है, इस सीन टू गिवन द स्टोलन प्रॉपर्टी टू बी, उसने चुरा करके वो प्रॉपर्टी किसको दी, बी को दी। हु इज सीन टू गिवन इट टू एज वाइफ। अब यहाँ पे जैसे क्या है, ए के ऊपर, मान लीजिए इसको छोड़े, टेक्निकल एबीसी छोड़ो, सिंपल सा सोचो, ए ने चोरी करी और वो चोरी की प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को दी, और वाइफ को दे करके कहता है कि इसको ले जा करके ना कहीं पे छुपा दो। ठीक है, बी ये चीज देख रहा है। अब नॉर्मली क्या होता है, जब कोई कोई चीज घर में कोई व्यक्ति आता है, कोई सामान देता है, तो क्या वो कहता है कि इसको छिपा दो। छिपाने का मतलब क्या होता है, मे बी यू हैव रिसीव्ड दिस विच इज नॉट अ लेजिटिमेट अर्निंग फ्रॉम योर पार्ट। जैसे आपने देखा ना कि कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई आईएएस ऑफिसर है, फलाना, जैसे आपने देखा अभी ये सिंगल का केस हुआ था, पूरे घर में दीवारों में पैसा ही पैसा भरा है। पैसा भरना मतलब क्या होता है, पैसा छिपाना। इतनी सारी तिजोरियां, पैसा रखने की जगह नहीं, गद्दे में पैसा है, बेड में पैसा है, वो कौन सी जगह है। कोई भी व्यक्ति पैसा जो है गद्दे में छिपा के या दीवार के अंदर छुपा के नहीं रखेगा, जब तक कि उसको ये डर ना हो कि ये पैसा पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पकड़ा गया, मान लीजिए उसको, या बी जब अगर कह रहा है कि ए ने अपनी पत्नी को दे करके बोला था कि इसको ले जा करके छिपा दो, तो ये जो छिपाना है ना, छिपाने के बारे में जो बोल रहा है, वो एक एक्सप्लेनेशन की कैटेगरी में आता है कि ए जो है इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकता है क्या, कि उसने अपनी वाइफ को क्यों बोला था कि इसको ले जा करके छिपा दो। अब ये बी ने सुना कि ए ने अपनी वाइफ से कहा कि इसको ले जा करके छिपा दो। इन्फ्रेंस आपका क्या निकला, इन्फ्रेंस आपका ये निकला कि ये सामान चोरी का या किसी भी और गलत तरीके से ऑब्टेन किया गया है। अब इस इन्फ्रेंस को सपोर्ट या रिबट करने के लिए ए को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि भाई उसने ऐसा क्यों बोला था। तो जैसे ही आएगा ना कि तुमने ऐसा क्यों बोला, आपका तुरंत सेक्शन 9 लगेगा, क्योंकि जो रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू है उसके बारे में आप क्या कर रहे हो, उसको आप ले जा करके कहीं ना कहीं पे एक्सप्लेन कर रहे हो। और एक्सप्लेन करने का मतलब क्या होता है, आइदर सपोर्ट और रिबट। जैसे अगर आपने उसको प्रॉपरली जस्टिफाई कर दिया, तो इस एलिगेशन को या एक्यूजेशन को कि आपने क्राइम किया था, उसको आपने रिबट कर दिया। लेकिन अगर आप नहीं जस्टिफाई कर पाए, तो ये क्या हो गया, या आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, आप वाइसी वर्सा, जो जैसे भी आप उसको कह सकते हो, या अपने सपोर्ट में आप कोई चीज दे सकते हो कि भाई मैंने इसलिए किया था, और कि ये कोई यहाँ पे चोरी बहुत हो रही थी और मैंने अपनी वाइफ से कहा कि इसको ले आकर के कहीं छुपा करके रख दो। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, और जो एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो वो किस तरीके से आपके सपोर्ट में या आपके रिबटल में जा रहा है। वो सपोर्ट और रिबटल जो कि उस केस में फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट है। फिर क्या आता है इसमें नेक्स्ट जो है कि A is tried for a riot and is proved to have marched at the head of a mob. The cries of the mob are relevant as explanatory of the nature of the transaction. भीड़ चिल्लाते हुए जा रही है और ए जो है, ए मान लीजिए लीड कर रहा है उस पूरे के पूरे मार्च को, ठीक है। ए चिल्ला रहा है, नारा लगा रहा है, भीड़ को उकसा रहा है। जैसे आपने जेएनयू का भी केस देखा था जो स्टूडेंट्स के टाइम पे हुआ था, वहां भी जो नारे आप लगा रहे थे, नारे लगाने का पर्पस क्या था, क्या आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या आप मॉब को एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए क्या आप इंसाइट कर रहे थे। तो यहाँ पे जब पकड़ा जाएगा ना, तो जो लीड कर रहा था उससे पूछा जाएगा कि आपने ये चीज क्यों बोला। क्यों बोला का मतलब मान लीजिए कहा गया कि यही वो सेंटेंस है जिसने भीड़ को उकसाया,
और ए जो था वो लीड कर रहा था और वही ये शब्द बोल रहा था। तो जब ए को पकड़ा जाएगा ना तो उससे पूछा जाएगा कि इस पूरे के पूरे मार्च को आप लीड कर रहे थे, ये जो शब्द थे ये आपने क्यों बोले थे। तो इफ ही इज एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, एक्सप्लेनेशन 9 लगेगा। एक्सप्लेनेशन सपोर्ट में जाएगा या रिबटल में जाएगा, ये इस पे डिपेंड करता है कि वो क्या बोलता है अपने सपोर्ट या अपने रिबटल में। तो इसमें आपने अभी कुछ कुछ एग्जाम्पल देखे। इसके अलावा इसमें बहुत सारी और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं आपको कुछ और इलस्ट्रेशंस बताती हूँ जो कि इसमें बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। जैसे इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन एंड आइडेंटिटी ऑफ द थिंग। आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन एंड आइडेंटिटी ऑफ द थिंग में क्या होता है, जैसे आपने देखा कि कई बार न्यूज़पेपर में ना डेड बॉडीज की फोटो आती है, और फोटो जब आती है तो फिर क्या कहा जाता है कि कौन इनको पहचान सकता है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, एक डेड बॉडी रिकवर की गई है बट उस डेड बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है, किया जा सकता है। आइडेंटिफाई न करने के दो रीजन है। पहला क्या है कि एक अननोन व्यक्ति की लाश मिली है जिसके बारे में पता नहीं चल रहा कि कौन है, फेस दिखाई दे रहा है, आप उस फेस से उसकी शक्ल को पहचान सकते हो। दूसरा क्या होता है कि वो पहचानने लायक ही नहीं है। जैसे आजकल आप देख रहे हो ना, टुकड़े टुकड़े में काट दिया, चेहरे को डिफेस कर दिया, अब वो पहचान में नहीं आ रहा है कि बॉडी एक्चुअल में किसकी है। तो ऐसा आपने मूवीज में देखा होगा कि पुलिस वाले कहते हैं आप आइए और आकर के डेड बॉडी को पहचानिए। ये क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन में डेड पर्सन भी हो सकता है, लिविंग पर्सन भी हो सकता है। लिविंग पर्सन में जैसे मान लीजिए आप अपनी लॉ फैकल्टी से निकले, कोई आपका सामान लेके भागा और आपने उसको पुलिस के थ्रू पकड़ा। अब पुलिस ने क्या किया कि पूछा आपसे कि क्या आप यही था, हो सकता है आप पहचान जाओ, हो सकता है आप ना पहचान पाओ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन इसको बोलते हैं। ऐसे एक बड़ा फेमस केस है, विभावती देवी वर्सेस कुमार रामेंद्र रॉय। कुमार रामेंद्र रॉय, AIR 1942, कैलकाटा 498। एक व्यक्ति है जिसको कहते हैं, इसका नाम है सेकंड कुमार ऑफ भुआल। वो जो है 12 साल, मतलब जब बच्चा था वो जो है वो गायब हो गया। 12 साल से उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना था। जब टीनेजर था तब वो गायब हो गया, 12 साल से उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना था। अचानक से 12 साल बाद वो एक व्यक्ति आता है और कहता है कि वो वही लड़का है जो कि 12 साल पहले गायब हुआ था। अब वो वही है कि वो नहीं है, इसको कौन आइडेंटिफाई करेगा? जिन लोगों ने आइडेंटिफाई किया, जैसे एक बड़ा क्लियर होता है कि कोई पहचाने ना पहचाने, उसकी माँ पहचान लेती है। माँ की जो आइडेंटिटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्या माँ ने उसे अपने बेटे के रूप में पहचाना। दूसरा, वाइफ की आइडेंटिटी। तो माँ ने उसकी आइडेंटिटी के बारे में क्या बोला, वाइफ ने उसकी आइडेंटिटी के बारे में क्या बोला, ये रेलेवेंट फैक्ट है। बिकॉज दे आर, या गांव के और लोग जो उसको पहचान सकते थे या पहचानने में सक्षम थे, उनका स्टेटमेंट ये रेलेवेंट होगा। क्यों रेलेवेंट होगा? बिकॉज थ्रू दैट यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। इसी तरीके से एक केस है डॉक्टर कृपन का। उसमें क्या किया था, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने अपनी वाइफ को मारा और मार करके बैकयार्ड में जमीन को खोद के गाड़ दिया था, ठीक है। अचानक से वो मकान किसी और ने लिया और जब खुदाई करी तो वहां से डेड बॉडी निकली। डेड बॉडी पूरे तरीके से डिकम्पोज नहीं हुई थी, लेकिन चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। पहचाना किससे गया? पेट पे एक मार्क का निशान था, कट का निशान था। कट का निशान किस चीज का? वहां उसको देख के लग रहा था कि इस पार्ट की ना सर्जरी की गई थी। और क्या पता चला कि जो डॉक्टर कृपन की वाइफ मिसिंग थी, क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ को पहले मारा और फिर जाकर के पुलिस में क्या FIR कराया कि मेरी वाइफ जो है वो मिसिंग है। उन्होंने अपनी वाइफ की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई और जब ये डेड बॉडी रिकवर की गई तो आपको पता है कि जैसे डेड बॉडी, आदमी गायब हो गया, अब उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। कोई जब डेड बॉडी मिलती है, चाहे उसका चेहरा पहचान, अब तो DNA प्रोफाइलिंग हो गया, पर पहले क्या होता था, वो पूछते थे कि कोई ऐसा निशान है क्या जिससे कि हम पहचान सकते हैं। तो मान लीजिए डॉक्टर कृपन ने इसमें बोला कि सर्जरी पेट की हुई थी और पेट में कट का निशान है। तो अब इस केस में जो डेड बॉडी मिली है उसमें चेहरा तो नहीं पहचान में आ रहा, लेकिन उस कट के निशान को देख करके लगता है कि ये इनकी वाइफ की बॉडी हो सकती है। अब घर में मारा, जैसे आपने निठारी का केस देखा, निठारी के केस में क्या हुआ था, वो नौकर और मालिक दोनों मिलकर के छोटे छोटे बच्चों को मार करके अपने बैकयार्ड में ही गाड़ते थे।
और जो डेड बॉडी थी उसको कहाँ फेंकते थे, या तो क्या करते थे, जो डिकम्पोज डेड बॉडी होती थी उसकी जो बोन्स वगैरह होती थी उसको पीछे के नाले में फेंक देते थे। तो क्या है, जिस भी चीज से आप किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश कर सको वो कहाँ पे रेलेवेंट होगा, वो सेक्शन 9 में रेलेवेंट होगा। अब आइडेंटिटी में आप किस किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसमें कई सारी चीजें होती हैं किसी की व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के। जैसे एक तो लुक हो गया कि आपने देखा, चेहरा देखा, आपने पहचान लिया। दूसरा आइडेंटिटी होती है वॉइस, क्योंकि भगवान ने एक इतनी अच्छी चीज बनाई, दुनिया में जितने लोग हैं ना सबकी एक अलग तरीके की वॉइस है। कुछ लोगों की वॉइस अलग होती है और इसलिए वो पहचान में आते हैं। ज्यादातर क्या होता है कि वॉइस में हम इतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते जब तक कि हम रोज किसी व्यक्ति को ना सुनते हो। जैसे आप लोग मुझे सुनते हो तो आप मेरी वॉइस को पहचान सकते हो, पर मैं आप लोगों की वॉइस को नहीं सुन सकती, नहीं सुनती रेगुलर, तो मुझे आपकी वॉइस पहचान में नहीं आती कि आप में से एक्चुअल में कौन बोल रहा है, जब तक कि कोई एक दो लोग मुझसे रेगुलर बात ना करो। तो आइडेंटिफिकेशन मतलब आवाज से पहचानना। जैसे एक घर में एक फादर ने अपनी डॉटर की हत्या कर दी, जब वो मार रहा था ना तो लड़की चिल्ला रही थी, तो जो पड़ोसी थे उन्होंने आवाज सुनी कि लड़की चिल्ला रही है, उनको क्या लगा कि इनके घर में तो रेगुलर अफेयर है, लेकिन जो वॉइस थी लड़की की और जो फादर की वॉइस थी, वॉइस की बेसिस पे ये आइडेंटिफाई किया गया कि लड़की जिस समय वो लड़की चिल्ला रही थी उस समय एक्चुअल में फादर भी वहां पे मौजूद था। तो अब देखिए, देखा नहीं है लेकिन आइडेंटिफाई किससे हुआ, वॉइस से। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, आपका फिंगरप्रिंट होता है वो आइडेंटिटी को बताता है, आपका फुटप्रिंट होता है वो आइडेंटिटी को बताता है, आपका डीएनए प्रोफाइलिंग होता है वो भी आइडेंटिटी को बताता है। इसके साथ ही साथ क्या होता है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट और चीज होती है, चाल। चाल का मतलब क्या होता है, किसी जैसे आपने अपने दोस्त को पीछे से देखा, ठीक है, और आप उसके चलने के तरीके से पहचान गए कि वो आपका दोस्त है। और मैंने उस दिन आप लोग को थोड़ा सा माइक्रो साइंस के बारे में बताने की कोशिश की थी, बहुत ज्यादा नहीं बताया था। मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के 5 पार्ट्स में जो हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं और जो 5 स्टेजेस होती हैं, उसमें जो हमारा जो अन्नमय कोश है उसमें फिजिकल बॉडी से हम एक्सटर्नली चीजों को देखते हैं कि हमारा चेहरा कैसा है, वॉइस कैसी है, इन चीजों से हम पहचानते हैं। लेकिन कभी कभी आप देखिएगा कि अगर आप बहुत भीड़ में भी है ना, तो जिसको आपको खोजना होता है उसको आप भीड़ में जरूर खोज लेते हो। ये कैसे होता है कि आप हजारों की भीड़ में भी उस आदमी को खोज लेते हो जिसको कि आप एक्चुअल में खोजना चाह रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि इसके पीछे कुछ एपिस्टेमोलॉजी का कॉन्सेप्ट होता है, कुछ मेटाफिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी से अलग अलग तरीके की वेवलेंथ निकलती हैं, वाइब्रेशंस निकलती हैं, और हम उसको भी कहीं ना कहीं कैच करते हैं। इसको हम कभी बाद में आपको कभी और बताएंगे। लेकिन क्या होता है कि आपकी नजर उसी व्यक्ति पे पड़ती है जिसको कि आप खोज रहे हो, और फिर क्या हुआ कि आपने उसको खोजा या आपने पीछे से देखा और आपने पीछे से देख के पहचान लिया, अरे ये तो वो व्यक्ति है। उसमें कैसे पहचाना जा सकता है, जैसे मान लीजिए किसी की उंगली है, उसको देख करके भी आप पहचान लेते हो कि ये कौन है। तो यहाँ पे आप याद रखें आइडेंटिटी तरीके से। कुछ लोग तकिया कलाम यूज करते हैं, वो भी आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है कि कोई तकिया कलाम यूज किया और उसकी बेसिस पे पहचाना गया कि ये कौन सा आदमी था। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। और आइडेंटिटी ऑफ पर्सन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कब कराई जाती है? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन, देखिए, अगर क्रिमिनल को विक्टिम पहचान रहा है तो टीआईपी की जरूरत नहीं होती है। टीआईपी की जरूरत कब होती है? जब विक्टिम ने उसको पहले कभी नहीं देखा लेकिन वो कह रहा है कि मैं पहचान सकता हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोग रेगुलर, हम में से बहुत लोग होते हैं रिक्शा यूज करते हैं या कैब यूज करते हैं, पर जब हम रिक्शे या कैब पे बैठते हैं तो क्या हम रिक्शे वाले या कैब वाले के चेहरे को देखते हैं क्या? या जो रिक्शा चला रहा है या कैब चला रहा है मुश्किल से कुछ सेकंड के लिए देखते हैं, उतरते हैं और हम भूल जाते हैं कि उसका चेहरा कैसे था। पर मान लीजिए एक क्राइम हुआ, एक रिक्शे वाले ने रिक्शे पे बैठे हुए व्यक्ति को छोड़ा और वो व्यक्ति सीढ़ी से चढ़ के ऊपर गया, जहां पे वो गया वहां पे क्राइम हुआ, रिक्शे वाले को विटनेस बनाया गया और रिक्शे वाले ने बोला कि हाँ मैंने इतने बजे ना
अब देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं। रिक्शे वाले ने रिक्शे पे बैठे व्यक्ति को छोड़ा, रिक्शे पे बैठा व्यक्ति ऊपर गया, ऊपर जाना एक कंडक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरी बात क्या है, ऊपर गया और उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया, डेड बॉडी मिली, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। तो डेड बॉडी मिली, जब पुलिस वहां पे गई तो देखा कि सामान इधर उधर फैला हुआ है, लग रहा है कि कोई स्ट्रगल हुआ है और उसके बाद मर्डर किया गया है। तो जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे स्टेट ऑफ द थिंग्स एक चीज हो गई। दूसरा मैंने इसमें जो आपका होता है ना, इसमें होता है प्लेस, प्लेस में मतलब इसी जगह पे मारा गया था। जैसे ये भी हो सकता है कि एक कमरे में मार के दूसरी जगह खींच के लेके गए हो। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लेस ऑफ मर्डर क्या था, इस जगह पे मारा था कि उस जगह पे मारा था। तो प्लेस जो जब फिक्स करने की बात आती है ना, इफेक्ट बताता है कि यहाँ पे क्राइम हुआ था। प्लेस को फिक्स करने का काम आपका सेक्शन 9 करता है। नाइन में यही वो जगह है जहां पे मारा गया था। फिक्सिंग ऑफ द प्लेस, यही जगह है। कौन सा सेक्शन, सेक्शन 9। फिर क्या हुआ, आइडेंटिफाइंग द पर्सन। अब रिक्शे वाले से पूछा गया कि क्या उसको पहचान सकते हो, उसने बोला हाँ पहचान सकते हैं। बोले कैसे पहचानोगे, दिन भर में तो तुम तो 50 लोगों को ले आते, उसको कैसे पहचान सकते हो। उसने क्या बोला कि जब उसने मुझे पैसा दिया, मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि मैंने उससे बोला कि मुझे मेरा जो किराया हुआ वो 20 रुपए हुआ, उसने मुझे 100 रुपए का नोट दिया और उसको छुट्टा कराने के लिए मैं दुकान पे गया, वहां से छुट्टा करा करके मैंने वो पैसा उस व्यक्ति को दिया। देखिए आप किसी व्यक्ति को कितना पहचानते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी देर तक देखते हैं। आपने कैब को पेमेंट किया, आप उतर गए, आप नहीं पहचानते उसको, वो आपको नहीं पहचानता। आपने रिक्शे वाले को पेमेंट किया, आप उतर गए, रिक्शे वाला आपको नहीं पहचानता, आप रिक्शे वाले। लेकिन अगर आपका कैब वाले या रिक्शे वाले से कोई झगड़ा हो जाए तो आप कैब वाले को भी पहचानोगे और रिक्शे वाला या कैब वाला आपको भी पहचानेगा। तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो अपॉर्चुनिटी देता है किस चीज को, आपको किसी और को ढंग से पहचानने का, वो भी यहाँ पे रेलेवेंट होगी। क्योंकि रिक्शे वाला अगर एक्सप्लेन कर सकता है कि अगर वो बाकी दिन करके 25 लोगों को नहीं पहचान सकता तो इस एक व्यक्ति को वो कैसे पहचान सकता है। तो एक तो एक्सप्लेनेशन कि मैंने सफिशिएंट टाइम तक देखा। दूसरा क्या होता है, 10 लोगों को जब खड़ा किया जाएगा तो क्या वो पहचानने की स्थिति में है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन, सेक्शन 9। फिर आपका सेक्शन 9 लेगा। इसीलिए सेक्शन 9 जो है ये आपका बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। ये किसी भी तरीके की आइडेंटिटी के बारे में बताता है। और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है आपकी सेक्शन 9 में ही रेलेवेंट होती है, जिसमें कि आपने देखा होगा कि पुलिस एक जैसे कई सारे लोगों को खड़ा कर देती है और विक्टिम को ला करके कहती है कि पहचानो इनमें से कौन था। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कैसे कराई जाती है और इसके क्या क्या रूल्स होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे आप ये चीज याद रखिएगा। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग का मतलब क्या होता है, आपने देखा किसी की गाय चोरी हो गई, किसी का कुत्ता चोरी हो गया, किसी की बिल्ली चोरी हो गई। और बिल्ली, इंसान को तो आप पहचान लो, कुत्ते बिल्ली तो आपको एक जैसे दिखते हैं, आप कैसे पहचानोगे। आपका कोई सामान चोरी हुआ, मान लीजिए गोल्ड की कोई चेन है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा सामान है, सामान तो सामान है, एक ब्रांड के 50 चीजें अवेलेबल है, आप कैसे कह रहे हो कि यही मेरा सामान है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, आपने पहचाना कि ये मेरा सामान है, ये मेरा कुत्ता है, ये मेरी बिल्ली है, ये मेरा गाय है, ये मेरा जो भी XYZ है। जहां पे भी आप किसी चीज की आइडेंटिटी, किसी चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मेरी है, यानी किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना और किसी को आइडेंटिफाई करना, ये दोनों के दोनों कहाँ रेलेवेंट होंगे, ये दोनों के दोनों रेलेवेंट होंगे सेक्शन 9 में। फिर मैंने आपको बताया टाइम एंड प्लेस, ये तो मैंने आपको बताया कि टाइम और प्लेस में जगह बताना कि इस जगह पे क्राइम हुआ था। और दूसरा इफेक्ट, चीजें बिखरी हुई हैं, लग रहा है यहाँ पे कोई क्राइम हुआ है, वो 7 में जाएगा। और इसी जगह पे हुआ है, मान लीजिए किसी के सर पे ईंट से मारा गया है, डेड बॉडी भी वहीं पड़ी है, ईंट भी वहीं पड़ी है और लग रहा है कि इसी जगह पे मारा गया। फिक्सिंग ऑफ द प्लेस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फिक्सिंग ऑफ द टाइम कहाँ रेलेवेंट होगी, सेक्शन 9 में। फिर क्या है,
रिलेशनशिप मीन्स विच क्रिएट पॉसिबिलिटी ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस या रिलेशनशिप विच एक्सप्लेन समथिंग विच इज रिलेटेड विद फैक्ट्स इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट। जैसे मान लीजिए कि ए यूजुअली एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए ए की आदत है कि वो कभी पब में नहीं जाता, ठीक है। अचानक वो पब में गया, वहां झगड़ा हो गई और उसको मान लीजिए कि मार दिया गया। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पब में झगड़ा हुई इसलिए उसको मारा गया, या उस पर्टिकुलर जगह पे मारने के लिए ही उसे ले जाया गया था। तो क्या सवाल आता है? सवाल ये आता है कि ये जब जाता नहीं था तो इसको लेके कौन गया था? वही व्यक्ति ले जा सकता है जो कि इसके क्लोज हो सकता है। तो क्लोज कौन कौन से लोग हो सकते हैं, ठीक है। या जैसे कि रिलेशन ऑफ द पार्टीज में एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि ए जो है वो बहुत अच्छी जो है वो तैराक है और उसकी डेड बॉडी स्विमिंग पूल में मिलती है, ठीक है। अब वो डूब के नहीं मर सकती, ये बात पक्की है। इसका मतलब उसको डुबो के मारा गया है। लास्ट बार वो उस जगह पे किसके साथ गई थी? अपने हस्बैंड के साथ। अपने हस्बैंड के साथ गई थी, तो क्या हस्बैंड मार सकता था? अब डिपेंड क्या करेगा कि उसका उसके हस्बैंड से कैसा रिलेशनशिप था, राइट है। राइट, तो रिलेशनशिप जो है वो क्या जो रिलेशनशिप दोनों हस्बैंड और वाइफ के बीच में है वो जो है आपका बताएगा, वो एक्सप्लेन करेगा कि क्या हस्बैंड वाकई में वाइफ को मार सकता था क्या, या दो दोस्तों ने ऐसा किया और एक के ऊपर एक्यूजेशन है कि उसने बी को मारा, तो क्या एक बी को मार सकता था? तो मारने का रीजन क्या था? दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे थे? क्या सडनली कोई ऐसी चीज उत्पन्न हुई थी? क्या कोई कॉज ऐसा हुआ था, अराइज हुआ था क्या कि दोनों के बीच में रिफ्ट बढ़ गई थी? तो रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप कैसा है उसको एक्सप्लेन करना, यही सारी की सारी चीजें आपकी सेक्शन 9 में रेलेवेंट होती हैं। इसीलिए जो आपका सेक्शन 9 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए क्या कोई किसी की को इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आदमी है, कोई अमीर आदमी है, उसने किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, और जैसे सलमान खान के केस को या बहुत सारे और भी केसेस लेके देखा गया, और ड्राइवर को बोल दिया कि तुम बोलोगे कि ये गाड़ी तुम चला रहे थे। तो क्या ड्राइवर को अगला व्यक्ति इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में? ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में है। अगर और कोई सबूत जो है ड्राइवर के अगेंस्ट में नहीं है पर फिर भी वो कह रहा है कि नहीं मैंने किया, तो इसको चेक किया जाता है कि क्या वो ये बात किसी इन्फ्लुएंस में या किसी कोर्शन में या किसी और रीजन से तो नहीं बोल रहा है। तो ये अगर बोल रहा है, अदरवाइज नहीं लग रहा है कि इसने किया, पर ये बोल रहा है, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इसको कोर्स या इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में हो सकता है? तो ये सारी की सारी जो चीजें होती है ना, ये आपकी सेक्शन 9 में रेलेवेंट होंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 9. इट इज एन extremely important section. So always remember introductory facts, explanatory facts which rebut or support sanctify person or things and simultaneously the relationship between the parties. ये सारी की सारी चीजें आपकी सेक्शन 9 में रेलेवेंट होती हैं। और जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ क्यों जो है इसमें बहुत, इसका जो फंडामेंटल टर्म है वो क्यों है, जहां भी आपका क्यों आएगा वहां सेक्शन 9 आएगा। तो ये पूरे आपका जो सेक्शन 6 में जो सेम ट्रांजैक्शन है उसके बैकग्राउंड को भी एक्सप्लेन करने वाला यही है। तो आपका अगर देखोगे ना तो 6, 7, 8, 9 ये सब कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, लेकिन मेन जो इसमें इंटर रिलेशन आता है वो 8 और 9 का आता है, क्योंकि 8 में जो भी आपका प्रिपरेशन या कंडक्ट होता है उसका एक्सप्लेनेशन आप सेक्शन 9 में करते हो, लेकिन 6, 7, 8 तीनों भी 9 से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो 9 का ये रहा पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन। और मेरी तरफ से आज के लिए सिर्फ सेक्शन 9। कल हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 10। सेक्शन 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। इट डील्स विद कॉन्स्पिरेसी एंड इट इज एक्सट्रीमली रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। If you have any question, you may ask, else we will meet tomorrow at most likely 7 p.m. कुछ पूछना है आप लोगों को? If you have any question, then please ask. हाँ? No questions? एक बार इसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है ना? आप लोग पढ़ लोगे तो आपको ना ये अभी के अभी समझ में आ जाएगा। और मैंने जितनी चीजें आपको बोली हैं वो अभी एक बार जाके कोई बुक से पढ़ लो या कहीं भी पढ़ लो तो आपके दिमाग में एकदम फ्रेश रहेंगी। 10 जो है सेक्शन 10 दैट इज एक्सट्रीमली रेलेवेंट, उसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो क्लोज करूं?
Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.